अंडरस्टैंड करने से स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। अक्सर कभी कभार केस एप्लीकेशन में मसला आ रहा होता है और वो केस में चीज़ों को अप्लाई करने से कासिर रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी बच्चों कि आपके सामने जब हम सॉल्व करें चीज़ें तो हम रीजनिंग के साथ करें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन 2 आ रहा है, क्वेश्चन 3 आ रहा है। थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा आपको कि आप लोग खुद रीड करें इसे, और आपके रीड करने के बाद मैं इसको इसी वक्त डिस्कस करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा। स्टार्ट करें बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे बच्चों, आपने क्वेश्चन के आंसर्स को भी साथ साथ प्रिपेयर करना है। जी प्लीज। स्टूडेंट्स, आपके जवाब का मुंतजर हूं। क्या आपने तीनों क्वेश्चंस पढ़ लिए और आप तीनों को डिस्कस करने के लिए रेडी हैं मेरे साथ? स्टार्ट। बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट ये है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन पाकिस्तान decides to shut down one of its product lines even though it is still generating, अच्छा इसके बावजूद कि it is still generating accounting profits. The decision is taken because the owners believe the same resources can earn significantly higher returns if deployed elsewhere. Which business concept best explains this? एक सवाल है, और ये आपने देखिए, ऐसी खुला जब सवाल आता है ना, तब बच्चों को जवाब देने में मजा आता है, तब आता है मजा कि यार ये सवाल तो बड़ा ओपन एंडेड आ गया। तो अब आपने जवाब देना होता है। जवाब कैसे देंगे बच्चों, ये समझे। जवाब ऐसे देंगे कि आप ये समझिए कि अम, एक बिजनेस है, उसकी कुछ चीजें लगी हुई हैं। अब आपकी रिसोर्स, आपके पास एक टीम है, एक जगह पे अगर काम करें तो फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज प्रॉफिट है। दूसरी जगह काम करें, यही टीम इस काम को छोड़ दे तो 7 लाख रुपीज प्रॉफिट कमा सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, जिसके अंदर ये बात बताई जा रही होती है कि यार अगर हमने एक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रॉफिट लाइन में काम कर लिया, अब अगर हम कोई इसके लिए किसी चीज को, ऑल्टरनेटिव को फोरगो कर रहे हैं, किसी चीज की कुर्बानी दे रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये याद रखें, याद रखें, इसके अंदर एक बात ये समझनी है कि बिजनेस अभी तक जहां लगा हुआ था ना, वहां तक तो इसको लग रहा था कि यार ये तो बड़े पैसे कमा रहा है। लेकिन आगे जाके लग रहा है द डिसीजन इज टेकन बिकॉज द ओनर्स बिलीव द सेम रिसोर्सेज कैन अर्न सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न्स इफ डिप्लॉयड एल्सवेयर। अगर यही चीज हम कहीं और लगा दें, ये दुकान बंद करें और दूसरी दुकान पे चले जाएं, तो हमें रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ये जो सोच है ना बच्चों, ये कमा के देगी। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। मुझे आपके व्हाट्सएप पे जवाब, चैट पे जवाब चाहिए बच्चों, प्लीज बताएं। क्लियर हो रहा है बच्चों? डन है। आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो जवाब क्या बना बच्चों इसका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। सर क्यों नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये होती है कि भाई शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में सारा पैसा करना, सारा सारा डिसीजंस लेने, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। यहां फैसला जो हो रहा है वो कंपैरेटिव हो रहा है, कंपैरेटिव फैसला है। कंपेयर कर रहे हैं इस डिसीजन को दूसरे डिसीजन के साथ। तो जब कंपैरिजन आता है और एक जो आपने छोड़ा होता है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं उसके साथ जो आपने ऑप्ट किया होता है, तो इस कंपैरिजन को मेरे बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टनरशिप फर्म एक्सपेंड्स रैपिडली, हायर्स प्रोफेशनल मैनेजर्स। एक अच्छा, मैं अपने अंदाज में पढ़ूंगा, ठीक है? आप लोग देखते जाएं, मैं अपने अंदाज में पढ़ूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रही है, ठीक है,
प्रोफेशनल मैनेजर्स उन्होंने हायर कर लिए हैं और एक फॉर्मल हायरार्की उन्होंने बना ली है, उसके अंदर डिफाइंड रिपोर्टिंग लाइंस है। हाउएवर ऑल मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर स्टिल कलेक्टिवली टेकन बाय द पार्टनर्स। सिस्टम बना लिया है, हायरार्की बना ली है, लेकिन वो क्या है कि जो ओनर्स हैं, ओनर्स अभी तक सब चीजों के अंदर फैसले खुद करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट क्लियरली बीइंग वायलेटेड। पूछा ये है कि ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, यार इसमें वो कौन सी चीज है कि आपको लगता है कि यार ये फॉलो नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, ओनर्स जो कह रहे हैं वही तो हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड तो है, अग्रीड। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, डिविजन ऑफ लेबर, स्केलर चेन, स्केलर चेन, डिविजन ऑफ लेबर। अब समझे, इन सब के बाद जवाब देता हूं आपको, सुनिएगा प्लीज, सब लोग साथ रहिएगा। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने था, ये एक वर्डिंग इसमें आपके सामने ये थी कि ये कहा गया कि भाई फॉर्मल हायरार्की एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंट्रोल किसके साथ है? ओनर्स के साथ है। अब याद रखिए, ओनरशिप एंड कंट्रोल को सेपरेट नहीं किया। स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल जो दूसरे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड है, स्केलर चेन है, इसकी एक्चुअल में यहां बात ही नहीं है। इसकी एक्चुअल में यहां बात ही नहीं है कि भाई कोई प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है तो वो कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, ये बात ही नहीं कर रहे। असल बात तो सारी चली ये रही है कि भाई यहां पर कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। तो जो प्रिंसिपल आपको ब्रेक होता है वो दिख ही नहीं रहा, कुछ ऐसा जिक्र ही नहीं आ रहा, उसके बारे में परेशान ही मत हो। आपने परेशान होना है तो आप इस बारे में होंगे कि भाई ओनरशिप है ओनर्स के पास, हायरार्की बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई हद होती है, सारे फैसले खुद ही करते हैं। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल आर नॉट सेपरेटेड। बच्चों याद रहेगी ये बात, हमें इंशाल्लाह याद रहेगी। प्लीज मुझे बताते रहे व्हाट्सएप पे, जल्दी जल्दी, सॉरी यार, चैट पे। बेटा प्लीज, सब लोगों ने जवाब देना है, प्लीज सब लोगों ने जवाब देना है, ठीक है? शाबाश। समझ में आ रहा है बच्चों को? ये बताएं, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो अबीर जफर जो आपने क्वेश्चन किया बेटा, इसको होल्ड करके रख लीजिए। जब क्वेश्चन का पूछूंगा तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? सही है इंशाल्लाह। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जमा कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों आपके सामने? क्वेश्चन 3 कहता है कि एक गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटी कंपनी है, कंसिस्टेंटली ऑपरेट करती है फाइनेंशियल लॉस पे। यूटिलिटी कंपनी है, कोई बिजली प्रोवाइड कर रही होगी, गैस प्रोवाइड कर रही होगी, वो फाइनेंशियल लॉस पे है, लेकिन उसके ऑपरेशंस लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन भाई ऑपरेशन चलाने हैं। क्योंकि सरकारी इदारा है, सरकार की जेब से पैसा चले जाएगा, लेकिन यूटिलिटी तो नहीं रोक सकते। तो ड्यू टू इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट एरियाज, बता भी दिया कि हम तो बिजली प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। फ्रॉम अ बिजनेस क्लासिफिकेशन परस्पेक्टिव, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परसुइंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। चैप्टर 1 से सवाल है, बल्कि शुरू के दिनों में जो तुम्हें लेक्चर्स दिए मैंने, जिसमें मैंने तुम्हें कहा था कि यार द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस, क्या ये वो सवाल नहीं है? और करें, a not for profit organization with social objectives, a loss making private enterprise, a cooperative organization। बेटा बहुत जूसी किस्म का सवाल है, मजेदार किस्म का सवाल है, जवाब आपने देना है। अब हमें समझना है कि इसका जवाब क्या होगा। इस इदारे को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ शाबाश। इस इदारे को हम क्या बोलेंगे? शाबाश बच्चों बताओ, शाबाश शाबाश, प्लीज बताओ, इस इदारे को हम क्या कहेंगे? भाई पहला पहला नाम क्या दिया है इसमें? पहला नाम हमें ये दिया है इसके अंदर कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस तो ये है नहीं, हाँ बिजनेस तो ये है नहीं, तो फिर ये क्या है? सवाल है ना, बिजनेस तो नहीं है। लॉस मेकिंग प्राइवेट एंटरप्राइज भी तो नहीं है, प्राइवेट तो है नहीं। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव की तो डेफिनेशन पे उतरता ही नहीं है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट इसका जवाब है। तो बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? आ गया, तो जवाब इसका बना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक सवाल है बच्चों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या पूछा है भाई इसके बारे में? इसके बारे में बोला ये कि वो अपना कैपिटल रेज करते हैं,
अब आपको पता है ना कैपिटल को रेज करना पड़ता है चैप्टर नंबर 4, तो इंटरनल प्रॉफिट से यानी कि रिटेन अर्निंग से। एंड बैंक लोन्स बट अवॉइड्स इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक ड्यू टू डिस्क्लोजर्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा 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 अच्छा, इनकी इनकी एक सोच है। ये कहते हैं भाई हम नए शेयर इशू नहीं करेंगे, हम तो रिटेन अर्निंग इस्तेमाल कर लेंगे या बैंक लोन से उधार ले लेंगे, डेट को ले लेंगे। अच्छा अच्छा, तुम लोग ये करोगे। अब शेयर इशू नहीं करने इनको, क्योंकि शेयर इशू करेंगे तो नखरे होंगे। ओ भाई डिस्क्लोजर दो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करो, शेयर होल्डर्स को जवाब दो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दिस डिसीजन मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स विच डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म। ओ हो, सवाल। दिस डिसीजन मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स विच डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म। अच्छा, पहला लिमिटेड लायबिलिटी, नंबर टू separation of ownership and management, number three regulatory control and compliance cost, and number four double taxation। बच्चों, सवाल का सही जवाब आपने देना है। पब्लिक शेयर इशू नहीं कर रहे, और डर ये है कि पब्लिक शेयर इशू करेंगे, अवामुन्नास का पैसा आएगा। अवामुन्नास जब पैसा लगाएंगे, अवामुन्नास अपना पैसा लगाएंगे, तो पैसे के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में पूछेंगे। उनका हक होगा कि वो डिस्क्लोजर्स मांगे आपसे। उनका हक होगा वो आपसे पूछें भाई पैसा लगाया कहाँ, और कितना रिटर्न आया, कैसे चला सब कुछ। ये अवाम ये सब आपसे मांगेगी, और अवाम को इन चीजों का आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, खुद बोला है इन्होंने कि हम इसी वजह से पब्लिक शेयर इशू नहीं करते। तो ये जो सारी फॉर्मेलिटी होती है इसको रेगुलेटरी कंप्लायंस ही तो कहते हैं। क्लियर हुई बात? डन हो गई बच्चों? तो याद रखें, इसका जवाब बनेगा बच्चों चैप्टर नंबर 4 के इस सवाल का जवाब बनेगा, या चैप्टर 4 कह लें, या इसको चैप्टर 2 कंपनीज में भी ले जाए तो मसला नहीं है। चैप्टर 2 कंपनीज के अंदर भी ले जाए तो इसमें मसला नहीं है, कोई बात नहीं। तो जवाब बिल्कुल इसका सी बनेगा। शाबाश चार्ली, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चों, क्वेश्चन 5 देखते हैं। अम, एक मल्टीनेशनल फर्म है, रीडिजाइन कर रही है अपनी प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जब से उसने ये आइडेंटिफाई किया है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। अच्छा, उसने उसके लिए करा क्या है? एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च, बहुत कुछ लगा दिया है मार्केट पे। अच्छा 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 अच्छा। प्रोडक्शन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली इवन दो इट इंक्रीजेस शॉर्ट टर्म कॉस्ट। शॉर्ट टर्म कॉस्ट बढ़ रही है, और अच्छा, यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, ये है क्या? बताओ भाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? बता दो भाई। जी भाई, ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा सी, बिल्कुल सी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आसान, कि कस्टमर कस्टमर ये बताता है, कस्टमर हमें राह दिखाता है, कस्टमर समझाता है करना क्या है। जब फर्म ने मार्केट को रीड किया, और रीड करने के बाद मार्केट रिसर्च करके उनकी प्रेफरेंसेस को सर्व करने की नीयत कर ली, तो जब कस्टमर ने ये बताया है तो आपने उसको फॉलो कर लिया है। यानी कस्टमर से ये खबर आई कि कस्टमर इन बातों को पसंद करता है, इन बातों को पसंद करता है, इन बातों को पसंद करता है, और आपने उन्हीं बातों को अपने लिए पसंद कर लिया। तो भाई ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अगली बात की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। एक सोल प्रोप्राइटर है बच्चों, क्या डिसाइड करता है बच्चों? वो वो ये डिसाइड करता है कि मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस। इस ये भी मार्केट के हालात हैं कि स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड है, लेकिन भाई उसने बोला कि यार अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे पैसा चाहिए होगा, एक्सटर्नल बोरिंग करनी पड़ेगी। और यार जब बोरिंग करूंगा तो
एक्सपेंड भी कर दूंगा तो मेरा डायरेक्ट कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा ना ऑपरेशंस में से। सवाल पूछा है, विच डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग दिस डिसीजन। कौन सा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा इस डिसीजन को। अब एक, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजर कैपेबिलिटी, डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों जवाब आपने देना है, शाबाश। जवाब आपने देना है बच्चों, शाबाश। जवाब दीजिएगा प्लीज। याद रखें, इनकी स्किल्स की कमी नहीं है, ओनर्स के पास स्किल्स की कमी नहीं है, बल्कि मसला ये है कि ओनर मौजूद है। ओनर यहां पर चाहते हुए भी किसी तरह पैसा नहीं रेज कर पा रहा। देखो ना यार, हंस कहाँ रहा है वो। उसने बोला मेरी तमन्ना है मैं इंक्रीज कर लेता, एक्सपेंशन कर लेता, लेकिन क्या करूं, पैसा लेकर आऊंगा तो पैसा लेकर आऊंगा तो उसके लिए मुझे बोरिंग करनी पड़ेगी यार। अब कौन सी चीज इसमें ऐसी है जो सोलो पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज है? तो डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स, ये सोलो पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज। जी जी चैट देख रहा हूं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। बच्चों याद रखो, ये सेशन जो हम कर रहे हैं इस वक्त, इसमें कुछ चूजन एमसीक्यूज मैंने उठाए हैं। यही चूजन एमसीक्यूज जो आपके सामने आ रहे हैं, इसी से हम अपना रिवीजन करेंगे। जो हमने ये रिवीजन अनाउंस किया हुआ है, ये रिवीजन आपको केस के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में इनफ तैयार कर देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7। Medium sized manufacturing company restructure its department so that marketing manager will protect the CEO, right? Operations, organization. अच्छा सवाल है, और चैप्टर 3 सवाल है। बच्चों गौर करें, मीडियम साइज कंपनी है, डिपार्टमेंट्स और मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस सबको इन्होंने रीस्ट्रक्चर कर दिया। अब ये डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। ऑपरेशनल डिसीजंस जो हैं वो इंक्रीजिंगली डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, कि वो डिपार्टमेंटल हेड ले रहे हैं। तो ऑपरेशनल फैसले डिपार्टमेंटल हेड ले रहे हैं, और ये जो फैसले हैं मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करें। अच्छा, विच मैनेजमेंट मोस्ट सेंट्रलाइजेशन नहीं, यूनिफिकेशन नहीं। देखो, जब कभी केस ये बोलेगा ना कि इख्तियारात दिए जा रहे हैं उनको, जो काम कर रहे हैं कि वो अपने फैसले खुद करें, ऑपरेशंस वाले फैसले खुद कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल हेड, ये लाइन अथॉरिटी खुद फैसले कर रही है, उनको बोला है कि भाई तुम अपने फैसले खुद करो। याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना, इसका ताल्लुक बनेगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, कि आप डेलीगेट कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी, और आपके नेक्स्ट जो है वो ये फैसले कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बच्चों बात? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों साथ साथ ही है ना माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8, a public limited company continues investing in employee training and brand development even during an economic downturn despite short-term pressure on profits. This strategic behavior must strongly reflect which business objective। अच्छा, एक सवाल है, और सवाल ये कह रहा है कि कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव तुम्हें नजर आ रहा है। भाई मुझे आप एक बात बताओ, कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे खर्च करना, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, मुझे साथ, आपका साथ चाहिए यार, ठीक है ना? मुझे, आपको समझ में आ रहा है ना अंदाज? ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? फायदा होना महसूस हो रहा है कि यार हाँ एप्लीकेशन आ रही है? भाई मुझे बताएं, डायरेक्टली बताएं, ओपन चैट बताएं, आपकी मर्जी है, बताएं। आपको बताना जरूरी है। क्लियर? अब मुझे बताएं, आपको अगर फायदा हो रहा है तो वो फायदा तब ज्यादा होगा जब आप बिल्कुल यार सब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ठीक है, मैं नोट कर लिया, इसको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे पैसा लगाते हैं। भाई वो इदारे जो अपने एम्प्लॉय की, अपने मुलाजमीन की ट्रेनिंग पे पैसा लगा रहे हैं, बच्चों मुझे एक बात बताएं, वो सर्वाइवल के लिए नहीं कर रहे,
सर्वाइवल के लिए ये काम नहीं किया जाता। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी वही काम नहीं कर रहे। वजह, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो लोग ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए तो नुकसान होगा, खर्चा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोसाइटी नहीं है, आपके अपने एम्प्लॉइज हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता अपन अपने एम्प्लॉय को आज ट्रेन करें और वो कल जो है ना बड़ा स्मार्ट बन के आ जाए और यूं यूं काम कर ले तेजी से? नहीं भाई, आप ट्रेन करते हैं, ट्रेन करते हैं, ट्रेन करते हैं, वो वक्त लगाता है, वो एफर्ट करता है, वो अपने काम में एफिशिएंसी लेकर आता है। वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी इतनी, कमांड इतनी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है कि एक वक्त आके वो चमक जाता है। तो भाई तुमने उसके ऊपर कुछ खर्चे किए होते हैं, कुछ ट्रेनिंग कराई होती है, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए होते हैं, तब वो आगे पहुंचता है ना। तो आप अपने एम्प्लॉय के साथ ये तब करते हैं जब आपको ये उम्मीद होती है, आपको ये आपकी नीयत होती है कि भाई मेरे एम्प्लॉयज, तुम लोग लॉन्ग रन तक मेरे साथ चलोगे, दूर तलक तुम्हारे साथ चलना है। तो जब तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज को दूर तक रखना है, उनके फ्यूचर को सोचना है, तो इसका मतलब तुम कंपनी के फ्यूचर को सोच रहे हो, तभी तुमको ट्रेन करा रहे हो। अब बताओ जवाब क्या बनेगा? सब लोग ऑप्शंस देखें और जवाब बताएं। सब लोग ऑप्शंस देखें और मुझे जवाब बताएं। शाबाश। शाबाश बेटा, सब लोग ऑप्शंस देखें और मुझे जवाब बताओ। डी। मुझे बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर है कि साथ साथ जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है वो खुद ही रिवाइज हो रहे हैं बच्चों, माशाल्लाह। बताओ बेटा, एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल में आपको मिल रही है कि आपको समझ में आ रहा है कि जी क्यों चीज, और कोई चीज नहीं समझ में आएगी, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे जाके सर की। ठीक है। इस वक्त मैं बहुत सारा बीच में क्वेरीज इसलिए नहीं ले पा रहा ताकि फ्लो टूटे नहीं बच्चों, फ्लो टूटे नहीं। सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों, क्वेश्चन 9, 10 और 11 इस दफा आप लोग पहले पढ़ेंगे। शाबाश। बच्चों, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एनजीओ है, ऑपरेट कर रही है नेशन वाइड, और उसने स्ट्रिक्ट बजटिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन systems similar to those used in profit oriented firms. From a business studies perspective, this best illustrates a NGO. A. NGOs are profit seeking entities. Management principles are usually NGOs should be corporatized. यार, अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, कभी कभार इस तरह भी उठ के आएगा कि आप समझ जाएंगे कि यार, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ। एक वो ट्रस्ट है ना जो डीएचए में, जिसकी वो है, डीएचए फेज 4 केई के ऑफिस, गिजरी के ऑफिस, बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट। बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट क्या करता है कि वो लोकली भी ऑपरेट कर रहा है, कुर्बानी भी देख रहा है, फ्लड वालों के लिए भी काम कर रहा है, अर्थक्वेक वाले के लिए भी काम कर रहा है, यहाँ से तुर्की में भी काम कर रहा है, वहां से पता नहीं कहाँ कहाँ कितने ममालिक में काम कर रहा है। तो वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन चुका है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आई जिसके अंदर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजवान और वो लोग सब उनके किसी बड़े प्रोग्राम में थे, और वही कह रहे थे कि भाई ये इनका, मुझे उससे पता चला, चीजें और क्लियर हुई कि यार इनका तो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है। तो अगर एक इदारा बैतुल सलाम वेलफेयर जैसा एनजीओ है और वो दुनिया पे छा रहा है, और पाकिस्तान का इस वक्त लीडिंग वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है वो, इस वक्त लीडिंग, इतना किसी की सर्विसेज नहीं है, और हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 2011 में ही सामने आया था, इस मतलब उभरना शुरू हुआ था, और उसके बाद बस नेक नियति होगी, इरादे होंगे, पहुंच गए आगे। अब मुझे आपसे ये बात करनी है बच्चों, मुझे एक बात बताएं, ये जो बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट है, इतना अच्छा ऑपरेट कर रहा है, वो कोई लग्जमबर्ग से बैठ के पैसे भेज रहा है तो उनकी कुर्बानी भी हो रही है, कनाडा से पैसे भेज रहा है तो कुर्बानी हो रही है। किसी की कुर्बानी का दिन कौन सा है, किसी कुर्बानी का दिन कौन सा है? एक एक की कुर्बानी और उसको उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट मिलना। सिस्टम होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना बच्चों? बताएं।
तो इधर लॉजिक क्या कहती है? लॉजिक कहती है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जहां जहां इदारे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना यार, चाहे वो एनजीओ हो यार, वो इदारे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे भाई वो इदारे एग्जिस्ट करते हैं, वो यूनिवर्सली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, तभी तो वो चल रहे हैं मेरे बच्चों। तभी तो वो चल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? शाबाश, 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 शाबाश। तो अब बताएं भाई, बी जवाब है या नहीं है? बी जवाब है या नहीं है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। A firm launches an aggressive promotional campaign to clear excess inventory of a product that no longer matches customer preferences without making any changes to product features. अरे 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 अरे, एक कैंपेन है, एक कैंपेन है, बस इन्वेंट्री क्लियरेंस होती है ना, समर क्लियरेंस, विंटर क्लियरेंस होती है ना भाई, ये लॉन खरीद लो, ये कपड़े खरीद लो, ये जूते खरीद लो, क्लियरेंस। अच्छा, प्रोडक्ट की फीचर बदली नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन 10 में कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपने जो बनाया, आप कहते हो मैं वो बेचूंगा, पुश कर रहे हो मार्केट में, दिस इज कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसे? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग, सेलिंग का मतलब, सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जो बनाओगे, सोच ये है, मैं जो बनाऊंगा वो बिक जाएगा, मैं पुश करूंगा वो बेचूंगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या था? रीड करो मार्केट, स्टडी करो, मार्केट को किस चीज की जरूरत है वो सर्व करो। फर्क है ना? फर्क है। सरकार जिस तरह भी सर्विस देगी लोग लेंगे ना यार। ड्राइविंग लाइसेंस जिस तरह भी मिलेगा, वही जाके लेना तो पड़ेगा। अपने अपने कोई टैक्सेस जिस तरह भी पे करवाने, बस करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आ जाओ, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज मिल रही हैं, तुम चूज करोगे ये किस सर्विस में। डन? हाँ भाई बच्चों, डन है। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 11, समझने की बात बच्चों, आइए प्लीज। भाई बात समझ में आ रही है ना बच्चों को? लर्निंग हो रही है? मैं बता रहा हूं, एक एक एमसीक्यू के अंदर लर्निंग है, एक एक एमसीक्यू के अंदर लर्निंग है बच्चों। ठीक है, आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होती है जिसके अंदर हम केस बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं, ये किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्लियरली डिफाइंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, डिसीजन राइट्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सच एन एग्रीमेंट इज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो प्राइमरी पर्पस होता है बच्चों वो क्या होता है? तो जो उसका प्राइमरी पर्पस होता है, अब हम सोच रहे हैं भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, भाई है ना, मामलात को लिख लिया, लिख लेना चाहिए। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा हुआ है जी, उसको कलमबंद कर दिया गया है, अब उसका स्कोप डिफाइन कर दिया गया है, अव्वल आखिर उसमें सारी बातें कर दी हैं। शुरू कैसे हुआ है, खत्म करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ये लिख दिया है। तो कहा भाई, इस एग्रीमेंट का, ऐसा जो आपने एग्रीमेंट बनाया मियाँ, इस एग्रीमेंट के पीछे नीयत क्या है? इस एग्रीमेंट के पीछे नीयत क्या है, ये एक सवाल है ना। अब अब आप बताएंगे जवाब, और मैं आपसे जवाब पूछने लगा हूं जी बेटा बच्चों, जवाब बताएंगे सब। अब मैं सवाल, भाई मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह आपसे पूछूं, मेरा सवाल पूछने का अंदाज ये है कि मुझे लॉजिकली बताओ क्या जवाब है। शाबाश, लॉजिकली समझाओ बच्चों मुझे, जवाब क्या है बच्चों? शाबाश बच्चों, बताओ, सब बताओ, जल्दी 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 जल्दी। प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टनर्स, यही जवाब है। लिखते इसलिए बाद में डिस्प्यूट ना आए। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही कहा। एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो आगे फसाद होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। ये लिखा ही नहीं था, नीयत बदल गई। भाई हमने तो मामलात में ये तक देखा कि भाई एक जगह एग्रीमेंट हो रहा था और कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, तो वो जो पार्टनर्स थे उनमें से एक पार्टनर ने कहा, मुझे वो वर्ड्स मैं कोट अनकोट करता हूँ विदाउट, डेफिनेटली आपको सिचुएशन को तो नहीं बता सकता आपको। तो पार्टनर कहता है, "अबे भाई साइन कर दे यार, कर दे, देखा जाएगा जब वक्त आएगा ना, जब वक्त आएगा बच्चों, तो उस वक्त देख लेंगे। कागज है ना, बोल देंगे झूठा है, कागज है ना, खा लेंगे, जला देंगे। तो याद रखें, ये जो कागज, एग्रीमेंट, वादे,
बातें, कमिटमेंट, ये जो होती है ना, ये इंसानों के लिए होती है, ये उनके लिए होती है जिनकी कमिटमेंट है, जो इंसान है, दूसरों को भी इंसान समझते हैं, जिनके अंदर कोई खैर बाकी है। हाँ, जिनके ऊपर प्रॉफिट ड्रिवन इतनी सोच बैठ गई है कि उनको अच्छा बुरा समझ भी नहीं आता, सिर्फ पैसे समझ में आता है, तो कागज को भी वो खा लेंगे, वो आपको देखेंगे भी नहीं। तो लेकिन 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 आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर एक प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म हो, एक सिस्टम हो, लॉ कोर्ट्स ऑपरेट करते हो, तो आप ये चीजें लिखी हुई हो, उस पर गवाह बनाए हुए हो, ताकि आपकी बात साबित हो सके। बाकी भाई, दुनिया में सारे इंसाफ तो नहीं मिला करते, कुछ चीजें, वो कहते हैं ना, कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी, तो ये इसी का है। बस याद रखें, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करते हैं, गारंटी नहीं देते कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, लेकिन नीयत यही होती है कि लिख लेंगे तो फड्डे नहीं होंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, a business continues operation despite earning minimal profits because shutting down would result in loss of skilled employees, customer trust and supplier relationship built over years। बाबा, 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 हमें चलाना पड़ेगा, क्या करे, क्या करे, क्या करे? भाई क्यों चलाना पड़ेगा? अरे यार, कस्टमर कहाँ जाएंगे, हमारे स्किल्ड एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे? ओ ओ, क्या करें, क्या करें भाई? बच्चों की तो आप बताएंगे ना क्या करें इस सिचुएशन में। बाबा, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि सर्वाइवल हमारा ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ तो ऑब्जेक्टिव इसमें है नहीं, सर्वाइवल हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम सर्वाइवल चाह रहे हैं कि ये फेज गुजर जाए, ये दिन भी गुजर जाए, ये अय्याम भी गुजर जाए, सीजन लग जाएगा आगे, अभी बस गुजर जाइए वक्त, अभी वक्त, अभी मार्केट हिली हुई है, कुछ भी है, बस चलाओ 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 चलाओ, एम्प्लॉइज को मत निकालो, कोविड आया मत निकालो, रखो 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 रखो, कुछ वक्त की बात है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और ऐसे बिजनेस होते हैं, जब अच्छे वक्तों में वो अपने एम्प्लॉयज से कमाते हैं, तो बुरे वक्तों में अपने एम्प्लॉयज को छोड़ते नहीं है, बल्कि वो करते क्या है कि वो बोलते हैं नहीं नहीं यार, ठीक है, अगर कोई मुश्किल वक्त आ गया है तो हम खड़े हुए हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी इसी मुआशरे में बैठे हुए हैं, हम भी यहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमने आपसे कमाया है इतना वक्त, अब हम आपको छोड़ दें ऐसा हम करेंगे नहीं। तो फिर वो इसी तरह करते हैं बच्चों, जब वो आगे बढ़ते हैं तो अपने एम्प्लॉयज को आगे लेके बढ़ते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, और एक वक्त आता है कि जब ये मुश्किल वक्त गुजर जाता है, फिर वो लोग सब मिलकर तरक्की करते। मुझे एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा करने के नतीजे में एक को एक एक क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि ऐसा करने के नतीजे में सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफिट क्या होगा, आप ये बताएं। सवाल से सवाल निकल रहा है ना, बताएं, ऐसा करने के नतीजे में सबसे ग्रेटेस्ट आपका बेनिफिट क्या होगा मेरे बच्चों, ये बताएं। आपके एम्प्लॉयज लॉयल हो जाएंगे। रिपीट करो मेरे साथ, आपके एम्प्लॉयज लॉयल हो जाएंगे। ठीक है, देने बच्चों, माशाल्लाह, माशाल्लाह, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके, ओके, ओके। तो लॉयल 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 लॉयल्टी जैसी चीज खरीदी नहीं जा सकती। अभी एक बात हुई ना बच्चों, हो सकता है कि आप लोग देखेंगे, मैं वो कोई एक लिखूंगा, जब मौका ही नहीं मिल रहा कोई लिखने का, तो एम्प्लॉयज के ऊपर ना ये अभी बात हुई कि बहुत लोग किसी एम्प्लॉय, किसी कंपनी के साथ वफादार और अपनी लॉयल्टी और उसको छोड़ के नहीं जाते, इस वजह से नहीं कि वो पैसे ज्यादा देते हैं, इस वजह से नहीं कि वो तनख्वाह ज्यादा देते हैं, इस वजह से नहीं कि जी वो उनको गाड़ी देते हैं, नहीं नहीं नहीं। जब जब ये सर्वे हुआ, तजर्बे मुशाहिदे में ये बात आई कि नहीं नहीं नहीं, लोग तो तब आपके साथ खड़े रहते हैं जब आप उनके मुश्किल वक्त में खड़े रहे थे। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो कंपनी ने पैसे देने से पहले ये नहीं देखा था कि इसका बोनस कितना था, कितने दिन ये प्रेजेंट था, कितने दिन ये एब्सेंट था। बस एक्सीडेंट हुआ आपको, लेट से किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ, उसको बोला डोंट वरी, फोकस ऑन योर हेल्थ, ऑन योर रिकवरी, वी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अब जो वो बंदा आएगा लाखों रुपए के ऑपरेशन के बाद, तो मुझे बताओ, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली लॉयल्टी होगी या नहीं होगी? ठीक है, ये सीखने की बात है मेरे बच्चों। चल, आगे बढ़ते हैं। ना ना। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है हाईली कंपैरेटिव इंडस्ट्री
सही है। अच्छा, उसका फोकस क्या है? कि इंटरनल प्रोसेस बेहतर हो, रिड्यूसिंग वेस्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, which internal factor is being deliberately strengthened? एक सवाल है, बड़ा अच्छा है यार। इंटरनल प्रोसेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल फ्रेमवर्क। यार क्या बात है, खत्म हो गई ना बात। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। डन। ठीक है, बताओ चैट में जल्दी, शाबाश। एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है? डन है। ओके, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14। A sole proprietorship ceases operations immediately upon the death of its owner. हाँ भाई, डिस्पाइट हैविंग प्रॉफिटेबल। बाबा, तुम बताओ, 14 का जवाब दो। सोल प्रोप्राइटरशिप, जो ये एक सेठिया बिजनेस बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसका एक डिसएडवांटेज है, इसकी एक लिमिटेशन है। मुझे बताओ वो लिमिटेशन क्या है? अब इस केस में जो केस आपको सामने बताया है, बताओ। बाबा, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लेकिन कंटिन्यूटी बची इसकी, मुझे बताओ। बताओ बच्चों, कंटिन्यूटी बची या नहीं बची इसकी? नहीं बची ना। क्यों नहीं बची सर? भाई कंटिन्यूटी नहीं बची, इसकी वजह होगी। सर क्या वजह होगी? भाई कंटिन्यूटी नहीं बची, इसकी वजह ये होगी कि भाई ओनर जो है वो इंतकाल कर गए। तो ओनर का इंतकाल हो गया, तो लिहाजा जी बिजनेस जो है ना, बिजनेस भी खत्म हो गया। ऐसे ही ना बच्चों? डन है? अग्रीड है? ओके। ओके बच्चों, डन हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। Question 15. A public limited company issues additional ordinary shares to finance expansion instead of relying on retained earnings or bank loans. According to PRC3, this option is more strongly associated with which advantage of companies? जवाब आप देंगे, शाबाश, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी। एक पब्लिक कंपनी है,